हमारा फिजिकल डिवीजन और ड्रेनेज सिस्टम, ये दो हिस्सा हो गया है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के साथ में हम लोग जितने प्रोजेक्ट, डैम्स है ना, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से बहुउद्देशीय परियोजनाएं वगैरह सब चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब हमको आगे जो देखना है ज्योग्राफी में वो है क्या है, जलवायु या वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, मौसम और जलवायु। ठीक, इसमें जो मुख्य रूप से हमको देखना होगा वो मानसून होगा। ठीक है, पहले हम लोग इससे जुड़े हुए जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, है ना, जो कहीं कहीं पर हमको लैटिट्यूड्स के फॉर्म में, चाहे माउंटेन्स में हो, चाहे रेन शेडो एरिया हो, ये सब छोटी छोटी चीजों पर हम लोग को बात करना पहले जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर मानसून समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मौसम, ठीक है, मौसम और जलवायु क्या क्या है। ठीक है, मौसम और जलवायु किसको कहते हैं। उसके बाद इसी में डाल देंगे कौन सा, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद इसी में आपका आ जाएगा कौन सा, हम लोग समझ लेंगे इसको, प्रेशर बेल्ट को। प्रेशर बेल्ट क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ चीज है। चौथे लेवल पर आ जाएंगे इस पर, ITCZ पर। ITCZ ये क्या है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, किसको, प्रेशर बेल्ट हो गया, ITCZ हो। उसके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसको बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, इसी में फिर छठवें नंबर पर क्या आ जाएगा, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, है ना। उसके बाद और कुछ बच जाएगा क्या, उसके बाद जो सातवां पॉइंट होगा वो जाएगा क्लाइमेट इन इंडिया। क्लाइमेट नहीं, इसको सीजन इन इंडिया बोलना चाहिए, सीजन्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में मौसम यानी कि वर्षा के लिए कौन कौन से कब कब बारिश होती है और कितना कितना परसेंटेज बारिश होती है, इसको देख लेंगे ना, कि क्या हो जाएगा ये सीजन इन इंडिया। भारत में मौसम कौन कौन से होते हैं और किस किस मौसम में कितना कितना बारिश होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, ये 7 टॉपिक हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मौसम किसे कहते हैं, तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन कंडीशन को, किसका, हमारे एटमॉस्फेयर के शॉर्ट ड्यूरेशन कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम या सीजन कहते हैं। ठीक है, सॉरी सीजन बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, वेदर। ठीक है, वेदर या मौसम क्या होता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर का या हमारे वायुमंडल का क्षणिक अवस्था होता है। शॉर्ट शॉर्ट पीरियड का क्या होता है, कंडीशन होता है। ये एक दिन में सवेरे दोपहर शाम, है ना, या फिर एक हफ्ते में क्या होता है, बदलने वाले फिनोमेना होता है। बात समझ में आ रही क्या, मौसम मैं ये कह रहा हूँ कि मौसम हमारे वायुमंडल के या आसपास के वातावरण की क्षणिक अवस्था होती है। जैसे कि दोपहर को धूप या गर्मी लगने लगी, शाम को उमस हो गया, सवेरे ठंडी लग रही है, तो ये अलग अलग कंडीशन है इसका एटमॉस्फेयर का। अब यही कंडीशन जब एक लॉन्ग पीरियड में हो, लॉन्ग पीरियड मतलब लगभग 50 साल में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु यानी कि क्लाइमेट कहते हैं। तो बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो गया, तो क्लाइमेट चेंज रोज रोज थोड़ी होता है, ये काफी लंबा समय का टाइम लेता है। बात समझ पा रहे हैं, मौसम छोटे समय में वायुमंडल की स्थिति में परिवर्तन है, जबकि जलवायु, ठीक है, वेदर क्या है, वेदर या मौसम क्या है, छोटे समय के लिए या बहुत कम समय के लिए आपके आसपास के वातावरण में या जलवायु वायुमंडल में परिवर्तन है, यह अवस्था है उसकी। जबकि काफी लंबे समय में अगर आपका वायुमंडल मौसम बदले तो क्या कहलाएगा, जलवायु या क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, छोटे छोटे से डेफिनेशन है, ज्यादा इसमें समझने की चीज नहीं है। ठीक, मौसम में बता दीजिए, जैसे सवेरे ठंड लग रही है, दोपहर को भयंकर गर्मी हो गया, शाम को उमस हो गया, रात को बारिश होने लगी, तो ऐसा होगा कि थोड़े थोड़े कुछ घंटों में या कुछ दिनों में चीजें बदल रही है ना, आपके आसपास का एनवायरमेंट बदल रहा है, तो वो मौसम कहलाता है। और जब यही चेंजेस काफी लंबे समय के बाद आ जाए, जैसे मान लो बारिश के मौसम का टाइमिंग खसक गया, है ना, गर्मी जून में पड़ती थी, अचानक गर्मी जनवरी में पड़ने लगी, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया। यही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने किस पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसको याद करने का ट्रिक है, वो आपको बताता हूं, वाले कारक। इसमें याद रखना आप लोग लैंडफॉर्म्स, क्या, लैंडफॉर्म्स, LANDFORMS, ये याद रखेगा, क्या, लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में L स्टैंड्स फॉर लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड,
उसकी लैटिट्यूड मतलब क्या, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का या रीजन का लैटिट्यूड जो है वो इसके क्लाइमेट पर या इसके जलवायु पर प्रचुर प्रभाव डालती है। ए का मतलब क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, सी लेवल से आपका जो एरिया है वो कितना ऊंचा है या कितना गहरा है। एन स्टैंड्स फॉर नियरनेस फ्रॉम सी, नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से नजदीक, कितना नजदीक है या कितना दूर है इस पर डिपेंड करता है। डी का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड है ना, पवनों की दिशा। उसके बाद एफ आएगा आपका फॉरेस्ट के लिए, इसको बोलते हैं हिंदी में वन। जंगल आपके एरिया में कितना है। ओ से हो जाएगा ओशियनिक करेंट्स, ओशियनिक करेंट्स, इसको बोलते हैं हिंदी में समुद्री जल धाराएं, समुद्री जल धाराएं। ठीक है। आर का मतलब क्या हो जाएगा, रेनफॉल, यानी कि आपके एरिया में वर्षा कितनी होती है। एम माउंटेन्स, ठीक, माउंटेन्स मतलब पहाड़ियां वगैरह है, जिसमें रेन शेडो एरिया में बताया था ना आपको, वो माउंटेन्स कैसे होता है, क्योंकि पहाड़ी के एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ बारिश नहीं हो रही है, तो रेन शेडो एरिया कहलाएगा, तो माउंटेन्स इस चीज को इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद सॉइल, एस में क्या आ जाएगा, सॉइल यानी कि मृदा। ठीक, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, किसी एरिया के जलवायु को या क्लाइमेट या वेदर को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझते चलेंगे। इसमें आपका जो प्रेशर बेल्ट है वो भी इंक्लूड जाएगा, आईटीसीजेड, ये सारी चीजें इसमें क्या जाएगी, इन्वॉल्व जाएंगी। सबसे पहले लैटिट्यूड को समझिए, तो ये मिटा दूं क्या, अगर ये लिखने काम हो गया तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं या ऑटोमेटिक क्लियर होकर चला जाएगा, जब अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ते जाएंगे इसमें सब, है ना। तो ये हो गया कौन सा, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रेशर बेल्ट पर, आईटीसीजेड पर और लैटिट्यूड को। पहले लैटिट्यूड को हम लोग समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड से कैसे किसी जगह की ज्योग्राफी बदल सकती है, ठीक है, ज्योग्राफी की वजह से कैसे वहां का मौसम डिपेंड करता है। देखो जो सबसे पहला वाला जो क्लास हमारा हुआ था जिसमें हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझे थे। ठीक है, तो पहले ये ग्लोब बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्लोब है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्लोब हो जाएगा। इसको हमको पढ़ना है, किसको, खास करके लैटिट्यूड को ही हमको पढ़ना है। हमको पता है लैटिट्यूड टोटल कितनी लाइन्स है, 181 लाइन्स है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पर इस तरीके से, ये हो जाएगा नॉर्थ, नीचे का हिस्सा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा कौन सा, ईस्ट। ठीक, अगर आपको ध्यान होगा तो जो बीचों बीच अर्थ के गुजरता था 0 डिग्री पर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इक्वेटर। इक्वेटर कहिए, इसको हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। कौन सी डिग्री से गुजरता था, 0 डिग्री से गुजरता था। इसके ऊपर में यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में 23.5 डिग्री ऊपर है तो नॉर्थ, वैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। ऊपर वाला जो लाइन था उसको मैं बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, कर्क रेखा। और नीचे वाला जो लाइन होता है, ये वाला लाइन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न कहते हैं इसको, हिंदी में कहा जाता है मकर रेखा। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको कहा जाता है कौन सा, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में क्या रहेंगे, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। अब ये उष्ण वर्ड क्यों, ठीक है, अगर वो वाला वीडियो देखिएगा आप, अगर मिस कर दिया उसको, तो ये वाला जो लाइन है हमको पता था कि ये 23 मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सन का जो पोजीशन है यानी कि सूर्य की जो स्थिति है वो साल भर इन्हीं दोनों लाइन के बीच में क्या करती रहती है, ऑसिलेट करती रहती है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, जो सूर्य है, सूर्य का जो पोजीशन है वो 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ तक की साल भर में क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य इन्हीं दोनों के बीच में सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए ये जो जगह होता है यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर कहना चाहिए क्या, स्ट्रेट डायरेक्ट सनलाइट क्या पड़ता है, इस जगह पर पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है। अब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है इसलिए ये जगह क्या जाती है, सबसे ज्यादा गर्म होती है। पूरे अगर अर्थ में देखा जाए तो ये जो टॉरिड जोन वाला इलाका है, टॉरिड जोन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो जगह है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, उष्ण कटिबंध, या इसको क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन कहेंगे। ठीक है, टॉरिड जोन कहिए, ट्रॉपिकल जोन कहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, उधर सीधा प्रकाश पड़ता है, इसीलिए ये जो जगह है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक।
अब इसके नीचे का जो इलाका है ये कौन सा, ये आपका हो जाएगा एक पोल, ये कौन सा जाएगा नॉर्थ पोल, ये कौन सा जाएगा साउथ पोल। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाला कौन सा है तो नॉर्थ पोल है, नीचे वाला कौन सा जाएगा तो साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, ये जो जगह होता है इसको हम लोग क्या होता है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक है, क्या शीत कटिबंध, इसको ध्यान रखिएगा। जो कौन से हैं जो पोलर एरियाज हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये गर्म इलाका है, ये सबसे ठंडा इलाका है, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं इतने एरिया को, और इतना जो पोलर एरिया को क्या बोलते हैं फ्रिजिड जोन बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की लाइट है बहुत कम पड़ती है, बहुत नहीं के बराबर। कई कई जगह ऐसे यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। बात समझ में? अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो पोलर एरियाज। हाँ, इसको हम लोग कौन सा जोन बोलते हैं फ्रिजिड जोन बोलते हैं। अब इसके बीच का जो जगह बच गया ये वाला और ये वाला जगह बच गया, ठीक है ना भाई, इसको क्या कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। बात समझ में आ रहा है? सब ट्रॉपिकल है क्योंकि यहाँ पर ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, यहाँ पर थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट मिलता है तो इसलिए, और ऊपर भाई ऊपर ठंडा है नीचे गर्म है तो बीच का जाएगा थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये अलग अलग जो जोन्स हो गए किसके हमारे अर्थ के। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग जो मेन चीज था हमारे सब चीज डिस्कस करने का, ये तो खैर क्लास 6-7 का सिलेबस है। ठीक, तो अब यहाँ पर कौन सा हमको देखना है, हमको लोकेशन ऑफ इंडिया देखना है। ये समझ में आ गया ना आपको कि ये एरिया क्यों ज्यादा गर्म है, ये ज्यादा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया है, और ये कौन सा एरिया है पोलर एरिया है। बात समझ में आ रही है आपको? अब आप लोग आते हैं किस पे इंडिया के पोजीशन पर, तो हमको पता है कि इसको मिटा दूं क्या, भारत की स्थिति को भी देखते हुए चलते हैं। चलो बड़ा ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। अब इसमें कुछ माउंटेन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको पड़ता है क्या अरावली। ठीक, यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर पड़ता है कौन सा सतपुड़ा रेंज, यहाँ पर पड़ता है विंध्याचल, सॉरी ऊपर विंध्याचल नीचे सतपुड़ा, और यहाँ पर हमको पड़ता है कौन सा सह्याद्री, इसको याद रखेंगे ना, ये सह्याद्री है। और यहाँ पर कुछ टूटे फूटे माउंटेन्स में हमको मिलता है कौन सा ईस्टर्न घाट। ये ऐसा हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा कौन सा हिमालय, हिमालय को हम दूसरे कलर में ड्रॉ करके चलते हैं, यहां से लेकर के कुछ इस तरीके से। ये हमारा कौन सा है तो ये हिमालयन रेंज है। ठीक है, ये वाला कौन सा हिमालय, ये अरावली, ये विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सह्याद्री। ठीक है, वेस्टर्न घाट, और ये कौन सा जाएगा ईस्टर्न घाट। ठीक, अब इसको और डिवाइड कर लें क्या, ठीक, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये कौन सा हो जाएगा रीजन हो जाएगा ईस्ट। ये ऐसा इसको मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे किधर से आ रही है हमको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा कुछ इस तरीके से गुजरता है यहाँ से, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से क्या गुजरता है कर्क रेखा गुजरता है। कितना 23.5 डिग्री पर क्या है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, ये हो गया। अब इंडिया का लोकेशन कुछ यहाँ पर पड़ता है क्योंकि जो आपका कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरते हुए निकलता है भाई, यहाँ पर मिजोरम त्रिपुरा से होते हुए, हाँ कि नहीं। तो उस हिसाब से भारत की जो जलवायु है ना, यानी कि जो भारत का जो क्लाइमेट है वो निचला हिस्सा किसमें आ जाता है आपका टॉरिड जोन में आ जाता है, हाँ कि नहीं। निचला हिस्सा किसमें आ जाता है टॉरिड जोन में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए नीचे वाला जो हिस्सा है क्या आपको कहते हैं उसको उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है, निचला हिस्सा किसमें है उष्ण कटिबंध है, और ऊपर का हिस्सा किसमें आ जाता है आपका सब ट्रॉपिकल में आ जाता है, यानी कि इसमें शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। लेकिन वास्तव में भारत की जो जलवायु है उसको उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु कहते हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो चाइना की तरफ है ना, चाइना में या साइबेरिया की तरफ कहिए, जो ठंडी हवाएं चलती है
साइबेरिया या चाइना की तरफ जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो भारत में इस तरफ आ ही नहीं पाती हैं। इसका कारण क्या है कि ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय है वो साइबेरिया में चलने वाली या चीन में चलने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उसको ये क्या करती हैं, रोक देती है। कारण यही है कि इसी वजह से भारत में कभी भी देखना आप लोग, जो विंटर सीजन है या जो जाड़े का ऋतु है, ठंडी का मौसम है, तो एक्चुअल ठंडी का मौसम पड़ता ही नहीं है भारत में। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता, तो उसका कारण क्या बताएंगे। ये इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय का भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि हिमालय क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हिमालय महत्वपूर्ण होने का मतलब क्या है कि जो इस तरफ चाइना तिब्बत की तरफ जो ठंडी हवाएं चलती हैं, शीतलहर, वो क्या नहीं हो पाती, भारत में घुस ही नहीं पाती, क्योंकि हिमालय क्या कर देता है, उसको रोक देता है। यही कारण है कि भारत में एक्चुअल ठंडी का मौसम नहीं आता है। ठीक है, और उष्ण कटिबंध क्या है, तो ये जिसका विस्तार यहां तक होना चाहिए था वो क्या जाता है, पूरे भारत में फैलता है। इसलिए भारत की जो जलवायु क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कौन सी, तो ये मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ये समझ में आया क्या आपको, है कि भारत की जलवायु को मैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कर रहा हूँ। ये उष्ण कटिबंधीय समझ में आया कि पूरे इस उष्ण कटिबंधीय क्यों कह रहा हूँ, ऊपर में शीतोष्ण कटिबंध, नीचे को उष्ण कटिबंध क्यों नहीं कह रहा हूँ। हालांकि जो उष्ण कटिबंध है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही होना चाहिए था, इसके ऊपर में तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन होता यह है कि यहाँ से जो तिब्बत से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो इस हिमालय को पार नहीं कर पाती है। फलस्वरूप होता यह है कि जो मौसम यहाँ तक होना चाहिए था ये पूरे क्या जाता है, पूरे भारत में हमको दिखाई देता है। यहाँ समझ तक, यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ू क्या कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को कह रहा हूँ। मानसून को मैं समझाऊंगा भी आगे, मानसून बचा हुआ है कि मानसूनी का क्या मतलब है। ठीक है ना, ये आएगा आगे हमको। ये समझ में आया आपको कि लैटिट्यूड कैसे किसी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब इसी लैटिट्यूड में मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। ये जोन, अलग अलग जोन समझ में आ गए, इसको बिठाकर तुम्हें कुछ आपको आगे और बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये जितना जगह है, ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये क्या बता रहे हम लोग, टॉरिड जोन सबसे ज्यादा गर्म रहता है। ठीक है, इसी यही वो जगह है जहां पर क्या है, साल भर बारिश होती रहती है। एक चीज और समझिए कि जब मान लेते हैं कि सूर्य कौन सी जगह पर है, कर्क रेखा पर है। सूर्य कहां पर है, कर्क रेखा पर है, यानी कि यहाँ भारत के ऊपर में जस्ट। ठीक, तो उस समय भारत में कौन सा मौसम होता है, तो गर्मी का मौसम होता है। जब सन कर्क रेखा पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हो तब वो कौन सा मौसम होता है भारत में, गर्मी का मौसम होता है। लेकिन जब सन का पोजीशन कहां पहुंच जाता है, यहां नीचे, भाई एक साल में यही तो करेगा ना, शिफ्ट ही तो होगा। जब सन कहां पहुंच जाता है, यहां नीचे पहुंच जाता है, मतलब कि किसमें, मकर रेखा में, कैप्रिकॉर्न में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर तो सन है नहीं, वो तो नीचे हिस्से में चला गया। तो हमारे यहाँ भारत में कौन सा मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि मौसम कैसे बदलता है, सन के पोजीशन के हिसाब से। ठीक, जब ऊपर में होता है तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, और जब यहाँ नीचे की तरफ आ जाता है तो हमारे यहाँ कौन सी मौसम होती है, ठंडी की मौसम होती है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रही होती है। लेकिन एक्चुअल ठंडी का मौसम नहीं पड़ेगा बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हवाओं को इधर आना चाहिए था, वो हिमालय की वजह से आ ही नहीं पाती है। बात समझ में आया ना, मैं भी एक एक चीजों कराऊंगा, बस ध्यान से इसको देखते चलिए। डाउट हो रहा है क्या, डाउट हो रहा है, ठीक, ये समझ में आ गया कि कैसे सन का लोकेशन चेंज होने से मौसम बदलता है भारत में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कि क्या मैं बता रहा हूं आपको, प्रेशर बेल्ट को बता रहा हूं, इसको प्रेशर को, कि हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया कैसे होता है। आपको पता है कि जैसे मान लो कि ये कोई अर्थ का सरफेस है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। अब यहां पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पर सनलाइट सीधे पड़ रहा है। ठीक है, क्या बता रहा हूं, ये कोई अर्थ का सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस है, यहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है। ठीक होगा ये, तो ये जो जमीन है वो गर्म हो जाएगा, है ना, जमीन क्या होगा, गर्म होगा, और जमीन के गर्म होने से इस जमीन के कांटेक्ट में जो हवाएं होंगी वो भी गर्म हो जाएंगी। और हमको पता है कि गर्म हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। हॉट एयर बलून देखें, बड़ा सा बलून होता है हॉट एयर बलून, वो ऊपर क्यों फ्लो होता है, फ्लोट होता है, तो कारण क्या है, अंदर गर्म होगा, नीचे देखेंगे कैंडल जलते रहता है ना, वो पटाखे भी तो भी जलाए होंगे ना, जिसमें नीचे आग लगाने से वो फूल के ऊपर उड़ने लगता है। ठीक, तो होता यह है कि जब अर्थ सरफेस के सीधे ऊपर में सन डायरेक्टली चमकता है तो ये क्या करता है, इस सतह को गर्म कर देता है, और इस सतह के गर्म होने से इसके कांटेक्ट में आने वाली हवाएं भी गर्म होने लगती हैं, और ये हवाएं गर्म होकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। हवाएं क्या हो रही हैं, इस तरीके से ऊपर उठने लगती हैं। बात समझ में आया कि हवाएं क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने वाली हवाएं क्या बोलेंगे हम लोग, हॉट एयर कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर खाली स्पेस बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ पर खाली स्पेस बनेगा। अब इस खाली स्पेस को भरने के लिए यहां से इस तरफ से और इस तरफ से क्या हो जाएंगी, कोल्ड एयर आने लगेगी, कोल्ड एयर, हाँ कि नहीं,
बात समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ कि सन अर्थ सरफेस के सीधे ऊपर चमक रहा है, अर्थ सरफेस में नहीं, ये वाटर सरफेस में, सी लेवल में भी यही होता है। ठीक है, यहाँ पर गर्म हो रहा है, हवा गर्म होने से क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। हवा गर्म होकर क्या होगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी, और इनके ऊपर उठने से यहाँ पर जो खाली जगह बचेगा उसको भरने के लिए कौन सी हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी, हाँ कि नहीं? तो ये जो जोन क्रिएट होता है, ये जो हिस्सा है पूरा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ITCZ। बात समझ आ रहा है क्या? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ का पूरा नाम क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र, ये एरिया डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा? बात समझ में आ रही है? और यही घटनाएं क्या होती है, यहाँ पर घटते रहती है। अब सन का पोजीशन मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ITCZ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो हवाएं हैं क्या होगी, इस तरफ आने की कोशिश करेंगे भाई, इस पोलर एरिया से भी और इस तरफ से भी, हाँ कि नहीं? अब चूंकि हमारा अर्थ घूम रहा है, हमारा जो अर्थ घूम रहा है, तो मान लो कि ये जो लाइन है, इस लाइन में हवा इस तरीके से आनी चाहिए थी, हाँ कि नहीं? हवा इस तरीके से आनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारा अर्थ घूम रहा है, इसीलिए हवाओं का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। हवाएं जो आएंगी वो कुछ इस तरीके से मुड़ जाती हैं, इस तरीके से, क्योंकि अर्थ क्या हो रहा है, घूम रहा है, स्टेशनरी नहीं है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आया क्या? अब लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया का, जहां पर ये जगह गर्म हो रहा है, जहां पर कोई जगह गर्म हो गया, ये कौन सा एरिया बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, क्योंकि ये गर्म जगह है। अब यहां से जहां पर ठंडी हवा, वहां पर कौन सा एरिया हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, प्रेशर का मतलब क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेयर कितना जमीन को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है या दबा रहा है, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। अब हवा ठंडी को खुद ही ऊपर, गर्म होकर खुद ही ऊपर उठ रही है, तो वहां पर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और जहां पर हवाएं ठंडी हैं, ज्यादा जोर से दबाएंगे, मतलब हवाएं ठंडी हैं तो ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है, तो जहां की हवा गर्म होगी वहां पर लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, और जहां की हवा ठंडी होगी वहां पर कौन सा, हाई प्रेशर एरिया आएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो टॉरिड जोन वाला इलाका है ना, ये जो टॉरिड जोन वाला इलाका है, इसके कहीं कहीं पर जहां पर हवा गर्म हो रही है, यहाँ पर जहां पर सूर्य सीधे चमक रहा है, वो एरिया कौन सा हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। और जो पोलर एरियाज है, ऊपर और नीचे के जो एरियाज है, वो कौन से एरिया बन जाएंगे, हाई प्रेशर एरिया बन जाएंगे। ये बात समझ में आया क्या? क्लियर हुआ कुछ? बात समझ, धीरे धीरे चलते चलिए, जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजों को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधे बोलूंगा यहाँ पर ITCZ क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बारिश होनी शुरू हो जाएगी, तो ये मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये ITCZ समझ में आया कि ITCZ का पूरा नाम क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। बात समझ में आ गया, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये प्रेशर कैसे, लो प्रेशर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा है, ये समझ में आया क्या? बस जहां की हवा गर्म है, जो हवा ऊपर उठना शुरू हो रही है, तो वो लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, और जहां पर हवा ठंडी है वो कौन हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये चीज जानते हैं कि अगर समुद्र में भी अगर यही चीज हो रही है, समुद्र गर्म हो रहा है, तो समुद्र में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, हाँ कि नहीं? अब पानी क्या होने लगता है, वेपराइज होने लगता है, वेपराइज होकर के ऊपर उठने लगता है। बात समझ में आ रही है? ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आती है, फिर वो पानी क्या होती है, बारिश के रूप में बरसने लगती है। बस ज्यादा कुछ नहीं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया क्या आपको? ये पल्ले पड़ा, क्या क्या हो गया, प्रेशर एरिया हो गया, ITCZ हो गया, और हम लोग क्या लैटिट्यूड को भी समझ लो, तीन चीजें हो गई हमारी, कौन कौन सा हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब एक आगे चीज क्या बचा हुआ है, जेट स्ट्रीम, क्या बोलते हैं उसको, जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं पछुआ पवन, पछुआ पवन। पछुआ पवन या जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये क्षोभ मंडल है, कहां पर, तो क्षोभ मंडल में, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो वायुमंडल के अलग अलग परतें हैं। तो जहां क्षोभ मंडल में, मतलब कि जमीन से लगभग 9 से लेकर के 12 किलोमीटर, किसी किसी बुक में 6 से 18 दिया हुआ है, तो 9 से 12 किलोमीटर की हाइट पर, कहां पर, अर्थ के सरफेस से 9 से 12 किलोमीटर के हाइट पर लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले तेज हवाएं होती है। क्या होती है, 9 से 12 किलोमीटर की हाइट पर 120 या 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली क्या होती है, ये हवाएं होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ऐसे ही आपका कौन सा होता है, व्यापारिक पवनें भी होती है, व्यापारिक पवनें भी होती है, ट्रेड विंड्स बोलते हैं उसको। तो व्यापारिक पवन कहाँ, ये 30 डिग्री कोऑर्डिनेट्स के आसपास, लगभग इसमें देखो 23 है, इसके थोड़ा ऊपर में 30 डिग्री के आसपास में ये कौन सी हवाएं बहती है, तो व्यापारिक पवन बनती है। व्यापारिक पवन क्यों कहते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में पानी जहाज चलाने के लिए यही हवाएं क्या होती थी इनको,
बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। इसे से क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं। बात समझ में आ गई, जो 30 डिग्री के आसपास चलता है। ठीक, समझ में आया। ये जो जेट स्ट्रीम है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये क्या करेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को खींच करके भारत में लेके आएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया आपको यहां तक का। ठीक, जेट स्ट्रीम समझ में आया कि नहीं आया। और वेस्टर्न, अभी आगे किसमें चलते हैं। ठीक, अगला क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या जिसको हम क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्या पश्चिमी विक्षोभ। अब देखो ये वेस्ट एरिया है, वेस्ट एरिया यानी कि आपका ब्लैक सी, कैस्पियन सी की तरफ। ये क्या होती है, एक तरह से चक्रवात है। इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लोन जो कि इसके ब्लैक सी के आसपास के इलाकों में क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, इजिप्ट के और पीछे वाला हिस्सा भाई, इधर वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान इजिप्ट इस तरफ तो है ना, हाँ कि नहीं, अमेरिका वाला हिस्सा है। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी के आसपास का वो इलाका है जहां पर क्या होते हैं, उठने वाले क्या होते हैं, चक्रवात होते हैं, यानी कि साइक्लोन होते हैं, तूफान जैसा कुछ समझ के चलिए। ठीक है, जो ठंडी के मौसम में क्या होती है, भारत में पहुंचती है, किसके साथ में, जेट स्ट्रीम के साथ में। ज्यादा नहीं है, एक दो लाइन का डेफिनेशन है बस, बाकी और बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं है, बस मेरा काम है समझाने का। बात समझ में आया क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। ठीक, अब अगला जो टॉपिक हमारा कौन सा होगा कि भारत में मौसम कौन कौन सा होता है, या फिर अब कहते हैं मानसून पर आते हैं सीधे। ये हिस्सा सब हो गया, इसको मिटा दो। ठीक, अब हम लोग समझते हैं किसको, मानसून पे आते हैं। ठीक, मानसून का मतलब क्या होता है, तो मानसून बेसिकली है कुछ नहीं, इट इज अ टाइप ऑफ विंड। ठीक है, इसको मानसून को अरबी भाषा के, कौन सी भाषा, तो अरबी भाषा के मौसीम शब्द से लिया गया है। इसे मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि हवाओं की दिशा के साथ में मौसम का बदलना। ठीक है, क्या पवन की दिशा के साथ में मौसम का बदलना ही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ठीक, बेसिकली होता यह है भारत में कि जो समुद्र के ऊपर चलने वाली गर्म हवाएं हैं, जिसमें क्या होती है, आपका वाष्प वेपर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा, और वो कौन सा होगा, ट्रॉपिकल एरिया तो होगा, टॉरिड जोन ही तो होगा। ठीक है, वो जब क्या होता है, भारत में प्रवेश करता है तो उसको क्या कर देता है, हिमालय रोक देता है। हिमालय क्या कर देता है, रोक देता है, और इन्हीं मानसूनी हवाओं की वजह से पूरे भारत में क्या होती है, बारिश होती है। इसीलिए जब हम क्या बताए कि भारत की जलवायु की हम बात कर रहे थे, तो भारत की जलवायु हम क्या बताए थे कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु भारत की है, ये हम लोग कहे। तो उष्ण कटिबंध क्यों था, क्योंकि ये 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ के, सॉरी, भारत के बीचों बीच होकर निकलता था। मानसूनी क्यों होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश का मौसम होता है वो मानसूनी हवाओं की वजह से होता है, और मानसूनी हवाएं भारत में रुक पाती हैं क्योंकि हिमालय से क्या करता है, रोक देता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, छोटा सा चीज है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे किस पर। भारत में अलग अलग जो मौसम, मानसून छोटा सा चीज है, कुछ नहीं, हवाओं के डायरेक्शन के साथ में अगर आपके जगह एरिया में मौसम बदल रहा है, वही मानसून है। ठीक, अब भारत में कौन कौन से मौसम होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। भारत में मौसम, सीजन्स इन इंडिया, 4 हिस्से में देखेंगे। सबसे पहले कौन सा ऋतु, शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन। ठीक, ठंडी के बाद क्या आएगी, तो ग्रीष्म यानी कि कौन सा, समर सीजन। ठीक, शीत के बाद कौन सा आएगा, बारिश का मौसम यानी कि वर्षा ऋतु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनी सीजन। उसके बाद आखिरी में कौन सा आ जाएगा, शरद। शरद यानी कि क्या बोल देंगे, ऑटम सीजन। ठीक है, बात समझ में आया क्या। ठीक है, ये 4 मौसम होगा। शीत ऋतु में यानी कि ठंडी के मौसम में जो भारत में बारिश होती है, वो होती है किसकी वजह से, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ये लगभग 3% के आसपास बारिश होती है। 3% क्यों बोल रहा हूं, तो कहीं पर होगी कहीं पर नहीं होगी, मैं बताऊंगा किधर से हवा आएगा। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 3% बारिश होगी। उसके बाद गर्मी के मौसम में आ जाओगे, तो गर्मी के मौसम में अगर भारत में बारिश होती है कहीं की जगह पर, तो किसकी वजह से, साइक्लोन की वजह से।
साइक्लोन यानी कि चक्रवात, ये लगभग कितना परसेंट होता है, तो ये लगभग 10% के आसपास बारिश होती है इसकी वजह से। अब आते हैं इसमें रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन में जो बारिश होगी वो किसकी वजह से होगी, तो मानसून की वजह से, ठीक है, मानसून की वजह से। शरद ऋतु में जो बारिश होगी वो किसे, रिट्रीट ऑफ मानसून से, रिट्रीट ऑफ मानसून यानी क्या है, मानसून की वापसी, वापसी निवर्तन कहते हैं उसको, मानसून की वापसी। मतलब जब मानसूनी हमारे भारत में आ जाती है फिर वापस जाती है तो उस समय कुछ थोड़ी थोड़ी जगह पर बारिश होती है, उसको हम लोग देखते चलेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पर लगभग ये 74% बारिश इसकी वजह से होगी, ठीक है, ये लगभग 13% के आसपास इसमें बारिश होगी, ठीक है ना। अब ये जो ठंडी का मौसम हमारे यहाँ पर होता है, ये मिटा दो सर, ठीक। अब हमारे यहाँ पर जो ठंडी, क्या लिखेंगे इसको, भारत में वर्षा, है ना। तो ये जो शीत ऋतु हमारे यहाँ पर होती है, ये होती है लगभग 15, कब तक, 15 दिसंबर से लेकर के कब तक होती है, तो 15 मार्च तक, 15 दिसंबर से लेकर कब तक, 15 मार्च तक होता है ठंडी का मौसम। गर्मी का मौसम 15 मार्च से लेकर के कब तक, तो जून तक होगा, 15 मार्च से कब तक, 15 जून तक। जो बारिश का मौसम होगा वो 15 जून से लेकर के कब तक, तो 15 सितंबर तक होगा। और जो शरद ऋतु है ये फिर 15 सितंबर से स्टार्ट होकर के कब तक चलेगा, तो यहाँ पर ये 15 दिसंबर तक चलता है। ये क्या है, हमारे यहाँ पर अलग अलग सीजन हैं। बात समझ में आ गया, ये समझ में आया क्या। अब जो हमारे यहाँ पर मानसून है, ये 74% बारिश इसमें होती है। हमारे यहाँ पर मानसून है, मानसून दो तरीके से हमारे यहाँ पर भारत में दिखता है ना, यानी कि दो डायरेक्शन से हमारे पास में आता है। एक तो इस तरफ से, जिसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून, एक कौन सा होता है, साउथ वेस्ट मानसून, और एक आता है इस तरफ से, साउथ वेस्ट मानसून ही इसको, सॉरी में लिख दिया, साउथ वेस्ट मानसून का ये कौन सी समुद्र, अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर शाखा, ठीक है भाई। मानसून वाली हवाएं इधर से ही आएंगी। अब ये जब इधर से आती है तो दो हिस्से में बढ़ जाती है, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। तो जो हवा इस तरफ से आ रही है वो अरब सागर शाखा है, और जो इस तरफ से आएगी वो कौन सी शाखा हो जाएगी, साउथ वेस्ट मानसून की कौन सी, बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन कौन से दो ब्रांच में डिवाइड जाएगा, एक तो आपका साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून ही है। तो साउथ वेस्ट मानसून का ये वाला कौन सा, आपका अरेबियन सी ब्रांच, और ये वाला कौन सा, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। बात समझ में आया क्या, ठीक। तो ये अगर लिखना है तो लिखो, बाकी तो मैं एक करके सभी में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में जो मानसून में पढ़ना है वो यही पढ़ना है। बाकी अभी तक जो डिस्कस करते जाते हैं वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो आपको मानसून के दौरान क्या उसको ये सब जो हम पढ़ेंगे उस वक्त परेशान ना करें, उसको बताना जरूरी था, ठीक है। तो सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरफ जनरेट होगा, ये इस तरफ जनरेट होगा, ठीक। जो यहाँ की आते आते भारत आते आते फिर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक ये वाला, ठीक, और दूसरा इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। हिमालय किसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को दो हिस्सों में बांट देता है, आधा हिस्सा इस तरफ आता है, आधा हिस्सा उस तरफ चलते रहता है, ठीक है ना। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक, पश्चिमी विक्षोभ वाला हो जाएगा। उसके बाद चक्रवात कहां पर आते हैं, तो चक्रवात यहां पर आएंगे, ठीक, साइक्लोन की वजह से यहां पर बारिश होगी। उसके बाद मॉनसून आपका यहां से इस तरफ से आएगा, ये जो हवाएं हैं, ठीक। अब ये जो हवाएं हैं दो हिस्से में कट जाएंगी, तो एक जो इस तरफ से आ रही है, ठीक, दूसरी कौन सी, जो इधर से होते हुए आएगी, ठीक है। तो ये कौन सा ब्रांच हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून, ये पूरा है। ये कौन सी शाखा हो जाएगी, तो ये अरब सागर शाखा है, अरब सागर शाखा। और ये कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी शाखा। ये इस तरीके से है ना, बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है, ठीक, ये समझ में आया। उसके बाद किस पर आता है, ये दोनों हो गया, साइक्लोन का रिट्रीट ऑफ मानसून होगा। तो रिट्रीट ऑफ जो मानसून होगा मतलब यहां तक मानसून की हवाएं आ गई, अब सन का लोकेशन फिर चेंज हुआ, अब ये वापस होगा। तो वापस होने के साथ में यहां से पूरी हवा तो नहीं आती है, लेकिन कुछ हवाएं यहां से क्या जाती है, एंटर कर जाती है इस तरीके से,
यहां से एंटर होंगी तो जो यहां पर जो हवाएं हैं वो इस तरफ आएंगी वापस, इसको बनाते चले। तो ये जो है, ये जो हवाएं वापस हो रही हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो कोरोमंडल तट है बस वहीं पर बारिश हो पाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन से जो मैं दिखा रहा हूं, ये जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो ब्लू लाइन वाली वो है, तो कौन सा है? रिट्रीट ऑफ मानसून। इसको यही बना लें ऐसे, रिट्रीट ऑफ मानसून। देखो अब इसको देखो, ये हो जाएगा कौन सा? ग्लोब। ग्लोब कहां बनाऊं? यहीं पे बना के चलूं कैसे ग्लोब को? ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक एक सिचुएशन को क्या है समझते चलेंगे। कौन सा शीत ऋतु में कैसे मानसून काम करता है, गर्मी के मौसम में मानसून कैसे काम करता है, रेनी सीजन में मानसून कैसे काम करता है, और शरद ऋतु में मानसून कैसे काम करता है, इसको हम लोग क्या अलग अलग को सिस्टमैटिक तरीके से देखते चलेंगे। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से किसमें कब कौन से मौसम में बारिश होती है? तो ठंडी के मौसम में बारिश होगी। जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, साउथ वेस्ट मानसून, इसकी वजह से रेनी सीजन में बारिश होती है। इसकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है भारत में, एक तो अरब सागर शाखा में और दूसरा कौन सा? बंगाल की खाड़ी शाखा में। उसके बाद किसी समर सीजन में जो होता है वो चक्रवात यहाँ पर, और कुछ चक्रवात इधर भी आएगा। तो उस चक्रवात में साबित होता है भाई तूफान उठते हैं, तो तूफान उठते तो बारिश होती है कि नहीं होती? गर्मी मौसम, गर्मी मौसम जो अचानक बारिश होती है वो किस वजह से होती है? तूफानों की वजह से होती है। और आखिरी में शरद ऋतु का जो रिट्रीट ऑफ मानसून होगा, ये आपको किसको दिखाएंगे? ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, यानी कि जब सन का लोकेशन वापिस से यहाँ पहुंचने लगता है तो क्या होता है कि हवाएं वापस इस तरफ चलने की कोशिश करती हैं। तो जब ये हवाएं वापस जाती हैं तो ये यहाँ से गुजरते हुए जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी नमी धारण कर लेता है, और ये यहाँ पर तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है या उत्तरी सरकार तट है, इस सब में क्या थोड़ी मोड़ी बारिश का कारण बनता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन कौन से मौसम में कैसे कैसे होता है। अब हमारा इसके बाद में जो काम होगा वो अलग अलग सीजन में कैसे बारिश काम करता है उसको हमको देखना है। भारत में मुख्य तौर पर देखा जाए तो मानसून वाली जो वर्षा होती है, ठीक है, उसी से ही 90% बारिश होती है, हम ये मान के चलते हैं। 90% वर्षा जो होती है किसकी वजह से होती है? ये मानसून वाले हवाओं की वजह से ही होती है। बाकी इन सबसे जो मौसम में हमारे यहाँ पर बारिश होती है मान के चलिए, तो वो कौन सा लगभग 10% के आसपास हम लोग मान के चलते हैं। हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अगर आपके देश में पूछा जाए कि सबसे भारत में बारिश कौन से हवाओं से होती है, तो वो होती है हमारे साउथ वेस्ट मानसून से, क्योंकि ये हमारे इस डायरेक्शन से आ रही है, किसे? साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीचों बीच से आ रही है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। जो रिट्रीट ऑफ मानसून है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, इसको हम लोग कौन से बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट विंड्स, जो कि इस डायरेक्शन में वो आ रही है भारत में। बात समझ में है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न डायरेक्शन से आएंगी। हिमालय को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक जो इस तरफ चलेगा और एक इस तरफ चलेगा। ठीक है, तो जब सन का लोकेशन यहां पर हो जाता है तो भारत में ठंडी का मौसम आता है, हवाएं इस तरफ मुड़ेंगी, तो ये पश्चिमी विक्षोभ इस तरफ मुड़ जाएगा, ये भी इस तरफ से मुड़ कर आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हालांकि आपको और क्लियर होगा जब हम लोग अच्छे से डिटेल देखेंगे तब। ठीक है,